हेलो सब्सक्राइबर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था हेल्थ एंड डिजीज़। तो उसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया था और क्या क्या नहीं कवर किया था वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जाना था कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ का डेफिनेशन जान लिया था हम लोग ने। फिर उसके बाद व्हाट इज़ डिजीज़, डिजीज़ क्या होता है वो जान लिया था हम लोग ने। फिर उसके टाइप जान लिए थे कि किस किस टाइप के डिजीज़ होते हैं, ठीक है। फिर हमने एक चार्ट के थ्रू पढ़ा था कि डिजीज़ मतलब अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन होते हैं कुछ, और कुछ अकॉर्डिंग टू रीज़न होते हैं। फिर जो रीज़न के थ्रू होते हैं उनके भी कुछ पार्ट होते हैं, लाइक इधर आप देख सकते हो, है ना, कि कुछ हेरिडिटी डिजीज़ होते हैं, कुछ एक्वायर्ड डिजीज़ हो जाते हैं। फिर एक्वायर्ड डिजीज़ के भी दो पार्ट है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके पार्ट 1 में कवर किया था। और आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के लिंक में जाओ, आपको लेक्चर 1 मिल जाएगा। और अगर आप लेक्चर 1 देख रहे हो तो आपको उसी लेक्चर में लेक्चर 2 मिल जाएगा। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके लेक्चर 1 देखो, वीडियो के लिंक में लेक्चर दिया हुआ है। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। और फिर हमने एक चार्ट के थ्रू ये भी पढ़ा था कि कौन कौन सी डिजीज़ होती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, कॉलेरा। हम कॉमन डिजीज़ पढ़ा था जो ज़्यादातर लोगों को हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले कि सम इम्पॉर्टेंट डिजीज़ ऑफ प्रेजेंट डे। आज के प्रेजेंट डे पे कौन सी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो लोगों को हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज सबसे कॉमन आप बोलोगे तो आपके माइंड में आ गया होगा कोरोना, उसको छोड़कर, क्योंकि अभी तक उसकी कोई वैक्सीन नहीं है, बट सिर्फ प्रिकॉशन और केयर है। तो उसके लिए प्रिकॉशन और केयर करते रहो, घर पे रहो, पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो। तो हम कॉमन डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले डेंगू। डेंगू क्या है? डेंगू एक डिजीज़ है, एक फीवरल डिजीज़ है ना। तो डेंगू में होता क्या है, मॉस्किटो ले एग इन द वाटर लॉज। जहाँ जहाँ पानी जमा होते हैं, लॉज मतलब पानी जमा हो जाते हैं, वहाँ पे मॉस्किटो अपने एग जाकर पुलेट कर देता है, यानी दे देता है अंडे। और फिर उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। वहाँ से अंडे में से फिर बच्चे निकलते हैं, फिर वो स्प्रेड होते हैं और फिर वो क्या करते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं। और वो सारे मच्छर नहीं फैलाते, उनमें भी कुछ कॉमन टाइप के मच्छर होते हैं, मतलब कुछ अलग टाइप के स्पेसिफिक मच्छर होते हैं। जो डेंगू फैलाने वाला मच्छर है उसको एडीज बोलते हैं, एडीज एजिप्टी उसका नाम होता है, एडीज एजिप्टी। ये आपको इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारे मच्छर बीमारी नहीं फैलाते। मॉस्किटो मतलब आपने कभी नाम सुना होगा एनोफिलस, तो एनोफिलस मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया फैलाता है। तो इसी तरह जो डेंगू फैलाता है उसको एडीज बोलते हैं, ठीक है। और दिस डिजीज इज कॉज बाय डेन 1। और जब ये आपको आके काट लेगा, मतलब ये मच्छर एडीज, तो आपकी बॉडी में एक वायरस इंजेक्ट कर देगा जिसका नाम है Den14 वायरस। और ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये फ्लावी वायरस का एक ग्रुप है, उस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आपको एक शॉर्ट नॉलेज मिल गई कि क्या क्या होता है और किस वजह से होता है और कौन सा वायरस है इसमें, और वायरस कौन पहुंचाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो पता चल गया। अब बात आती है सिम्टम की, कि मालूम कैसे पड़ेगा कि आपको मलेरिया ही है या डेंगू है, ठीक है। तो डेंगू है तो आपको क्या होगा पता है, एक्यूट फीवर एंड हेडेक, वॉमिटिंग आएगी। एक्यूट मतलब शॉर्ट टाइम के लिए फीवर आएंगे, थोड़ी देर के लिए, फिर चले जाएंगे, हेडेक होगा और वॉमिटिंग जैसा फील होगा। पेन इन सॉकेट इन वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम। आपकी ना आँखों के नीचे, है ना, जो आपकी आई बॉल का सॉकेट है ना, दोनों जहाँ जहाँ काला हो जाता है वो, वहाँ पर आपको पेन होगा, प्रोमिनेंट टाइप का, मतलब एकदम सीवियर टाइप का पेन होगा आपको। कहाँ पे, आई बॉल सॉकेट के नीचे। और थर्ड जो इंटरनल होगा वो होगा कि आपके डिक्रीज में हो जाएंगे, किसमें, प्लेटलेट डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। प्लेटलेट क्या होता है, आप सोचोगे अरे प्लेटलेट, तो आपका ब्लड 2-3 चीज़ों से मिलके बना है, जैसे कि सेल्स, और जिसको बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। ये सारी मात्राएं आपके ब्लड में बराबर बराबर एक प्रपोर्शन में दी हुई हैं। तो इसमें प्लेटलेट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब प्लेटलेट को ये जाकर डिस्ट्रॉय करने लगता है ये वायरस। तो इससे क्या होता है, एट द एंड आपको इंटरनल हेमोरेजिया, यानी आपकी नस वगैरह फट जाती है और उससे डेथ होने के भी खतरे बढ़ जाते हैं। तो ये सारे इसके सिम्टम हैं। तो सबसे सिंपल सिम्टम आप समझ गए होंगे, हेडेक होता होगा, हल्का पेन आता होगा, और आपके आई बॉल के नीचे दर्द होगा। फिर अब देखो, ये इस पिक्चर्स में दिया हुआ, इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखो, अंडर एंड सिंपल अदर, ठीक है, एक्सप्लेन अदर, कि जैसे टायर वायर कहीं पड़े होते हैं, फिर छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं बारिश वगैरह में, या नॉर्मली आपके घर के आसपास में थोड़े छोटे गड्ढे हैं, उसमें बहुत दिन से पानी भरा हुआ है, लॉस्ट है पानी, या टायर ऐसा छत पे आपके टेरिस पे पड़ा हुआ है, उसमें बारिश का पानी भरा हुआ है तो भरा ही हुआ है। तो ये सारी जगह पे एनोफिलस एडीज मॉस्किटो आएंगे, वो अपने अंडे देंगे, फिर उसमें से बच्चे निकलेंगे और उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और आपको जाके इन्फेक्टेड करेंगे।
तो आपको ऐसी चीज़ों से सेफ़ रहना है और अपने आसपास की क्लीननेस के लिए थोड़ा ध्यान देना है कि ऐसे जो गड्ढे वड्ढे हैं वो भरे ना रहें। फिर यहाँ पर कुछ आपको प्रिकॉशंस दे दिया उन्होंने, जैसे कि पानी है तो ढक के रखो, फिर आप मॉर्टिन कॉइल यूज़ करो, ठीक है, और मतलब खुला हुआ पानी ना यूज़ करो। अगर आपके पास कूलर है, वाटर कूलर जिसमें पानी भर कर के आप चलाते हो, तो उसको टाइम टू टाइम उसका पानी चेंज करते रहो। आपके आसपास अगर फ़िश टैंक रखा हुआ है तो उसको टाइम टू टाइम यूज़ करते रहो। फिर घर पे जो वो स्मोक करने आते हैं, मतलब पेस्ट कंट्रोल करने आते हैं, वो लोग से टाइमली पेस्ट कंट्रोल करा लो। ये सारी चीज़ें आपको करना है। फिर आपको यहाँ पर दिया है मलेरिया इज स्प्रेड बाय एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस। मैंने बोला था ना, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो मलेरिया फैलाते हैं उनका नाम होता है एनोफिलस, और वो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं। और उनसे एक डिजीज़ और भी होती है एलेफेंथियासिस, है ना। आपने देखा होगा किसी किसी को, मतलब बहुत कॉमन नहीं है, मतलब कभी कभी देखा होगा कि उसके पैर बिल्कुल फूल के एक पैर हाथी जैसे हो जाते हैं, पूरा एकदम मोटा पैर हो जाता है, तो उस डिजीज़ को एलेफेंथियासिस बोलते हैं, ठीक है। और ये क्यूलेक्स, एनोफिलस एंड एडीज ग्रो इन अ क्लीन वाटर वाइल क्यूलेक्स इन डर्टी सीवेज वाटर। और जो क्यूलेक्स होता है इसमें एक मॉस्किटोज है, सारे मॉस्किटोज अलग अलग होते हैं, तो ये एकदम डर्टी वाटर में, एकदम गटर का पानी होता है ना, सिर्फ उसमें पैदा होता है। और बाकी एनोफिलस और एडीज तो कहीं भी पानी भरा हुआ हो गया तो वहाँ पर ये जाकर पैदा हो जाएंगे, अपने अंडे दे देंगे। फिर आपकी नेक्स्ट डिजीज़ जो आती है वो है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू आपने देखा होगा कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा फैला था। और स्वाइन फ्लू को स्वाइन फ्लू क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि ये डिजीज़ मेनली ना पिक्स से होती है, और पिक्स को स्वाइन बोला जाता है सम कंट्रीज़ में, तो इसलिए वो उन्हीं से फैलती है, इसलिए इसको स्वाइन फ्लू कहा जाता है। रीज़न ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ स्वाइन फ्लू अकर थ्रू पिक्स एंड ह्यूमंस। बोला था मैंने कि पिक्स और ह्यूमंस के थ्रू अकर होती है। वायरस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू द सिक्रेशन ऑफ नॉइज एंड थ्रोट एंड सलाइवा। समटाइम ये कोरोना जैसा ही इसका वो होता है, मतलब फैलने का तरीका। लाइक सिक्रेशन ऑफ नोज़, किसी की नाक बह रही है, मतलब किसी ने छींक मारा, फिर उसके थ्रोट में, है ना, और उसके सलाइवा के थ्रू, किसी का जूठा आपने खा लिया, मतलब उसका सलाइवा लगा हुआ है, या उसके सलाइवा उसने थूका, तो उसमें से मतलब वायरस वगैरह उड़कर आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका। अब सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, ऐसा लगेगा मतलब चेस्ट में पेन हो रहा है, क्योंकि ये जाके सारा ब्लॉक कर देते हैं चेस्ट में। तो आपको गला हमेशा जो आपका सोर है, मतलब थ्रोट, वो सूखा सूखा सा लगेगा, और बॉडी में पेन होगा। और ये सारे इसके सिम्टम हो गए। फिर डायग्नोसिस, अब इसका पता कैसे लगाया जाए, डायग्नोसिस करने के लिए चेक कैसे किया जाए। फॉर डायग्नोसिस स्वाइन फ्लू लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट सेट इन अ लैबोरेटरी। जैसे कि आपको कोरोना चेक करने के लिए आपके नाक से और थ्रोट से लिक्विड निकालते हैं, मतलब टेस्ट बड को डाल के, मतलब वो बड्स को डालकर निकालते हैं ना, तो इसी तरह इसमें भी आपके थ्रोट का लिक्विड को निकालते हैं, उसको टेस्ट के लिए ले जाते हैं डायग्नोस्टिक फैसिलिटी अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो आपका NIV पुणे है, वहाँ पर जाकर ये चेक होता है। और इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज जो NICD जो आपका दिल्ली में, वहाँ पर भी इसकी जाके जांच की जाती है, तो मालूम पड़ता है। और जो सबसे पहला आपको ये बता दिया गया, शॉर्ट जानकारी के लिए दिया गया है कि जो सबसे पहला फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू मिला था, रिपोर्ट हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? मैक्सिको में 2009 में। स्वाइन फ्लू इज़ कॉज बाय द वायरस इन्फ्लुएंजा। अब जैसे वहाँ पर मैंने बताया था कि एडीज़ मॉस्किटो से वायरस कौन सा फैलता है, बोलो बोलो, Den14 वायरस है ना, तो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जिसका नाम है H1N1। तो हर वायरस का नाम अलग अलग होता है, तो स्पेशली अगर आपको कभी मान लो फिलअप या मैचअप में पूछ लिया तो यही पूछेगा। पर्सन हु केम इन कॉन्टैक्ट विद पिग एंड कॉन्टैक्ट विथ दिस डिजीज़, जो पिग वगैरह के कॉन्टैक्ट में आता है उसको ये डिजीज़ हो जाती है। फिर लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, आपका ये एक बहुत डेंजरस डिजीज़ है, बट टिल ये सबको होती नहीं है, कॉमन नहीं है। जिसको होती है मोस्टली ये डेथ हो जाती है ना, क्योंकि इसका भी कोरोना वायरस जैसा कोई भी अभी तक इसका ट्रीटमेंट मिला नहीं है। सिर्फ आप प्रिकॉशन कर सकते हो इससे, और धीरे धीरे ठीक हो गए तो हो गए, नहीं तो एट द एंड डेथ होती है। तो जिसका नाम है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अगर कभी ज्ञान के लिए पूछता है ना, आपका टीचर या आपके कोई रिश्तेदार, वो आपको पूछ सकता है, तो आपको इसका जो फुल फॉर्म है वो याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दिस डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोस डिफिशियंसी वायरस। और इसके वायरस का नाम होता है क्या? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इन दिस डिजीज़ विक्टिम सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीज ड्यू टू प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। अब इसमें होता क्या है पता है कि ये जब आपको वायरस लग जाता है ना, तो ये आके डायरेक्ट आपके इम्यून सिस्टम पे ही अटैक कर देता है, और आपका इम्यून सिस्टम हो जाता है कमज़ोर। और आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो इस वजह से
आपको कोई भी डिजीज़ आकर आपके ऊपर अटैक कर सकती है और आप उस डिजीज़ को आपको इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देगी वो डिजीज़ कि आपको उस डिजीज़ के थ्रू आपकी डेथ भी हो सकती है। डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कन्फर्म विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लेबोरेटरी। बिना मेडिकल लेबोरेटरी के कोई बता नहीं सकता कि बंदे को एड्स है जब तक उसका मेडिकल लेबोरेटरी में टेस्ट ना हो। और इसके टेस्ट का नाम होता है एलिसा। जो टेस्ट करते जाके बोलना पड़ेगा कि मुझे एलिसा टेस्ट करवाना है, तो आपको समझ जाएगा कि आपको अपना एड्स का टेस्ट कराना है। एलिसा टेस्ट इज़ यूज टू प्रॉपर डायग्नोसिस, और उसके बाद ही आपको प्रॉपर मालूम पड़ेगा कि आपको एड्स है या नहीं। सिम्टम ऑफ एड्स आर पर्सन ऑफ स्पेसिफिक। जो एड्स का सिम्टम है ना वो हर पर्सन में ना स्पेसिफिक होता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर पर्सन को एक ही हो। किसी को मतलब बॉडी वीकनिंग लगेगा, किसी को कुछ लगेगा, कुछ सबके लिए अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है। फिर आता है एड्स। आपको ऑलवेज रिमेंबर एड्स डज नॉट अकर ड्यू टू टचिंग। एड्स ना किसी के छूने से या टच होने से नहीं फैलता। एड्स शेयरिंग विद द HIV इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ बाइंग एंड नर्सिंग HIV पेशेंट। क्या होता है एड्स जैसे फूड आप खरीदने के बाजू में कोई HIV पर्सन है वो भी आके तो उससे भी नहीं फैलेगा आपको। ये कोरोना वायरस जैसा बिल्कुल नहीं है ना। और भाई नर्सिंग द HIV पेशेंट या किसी को मतलब किसी की केयर करने से, कोई नर्स है किसी HIV पर्सन की केयर कर रही, ये कैसे पता है कि किसी को कोई HIV पर्सन है उसने किसी सही पर्सन को मतलब अच्छे पर्सन को अपना ब्लड दे दिया तो उसका ब्लड उसकी बॉडी के अंदर गया तो फैल जाएगा। फिर किसी का इन्फेक्टेड निडल है आपको लग गया तो आपको हो जाएगा। और जैसे बहुत सारे ऐसे जिसमें क्लोज कांटेक्ट। और लास्ट और जो सबके मेन इसका वो रीज़न है वो है सेक्सुअल कांटेक्ट, जो आप फर्दर आगे क्लास में जाके पढ़ोगे जब आप थोड़ा मैच्योर हो जाओगे। 9th-10th में मैं ही पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लेना। आवर बिहेवियर विथ HIV इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी नॉर्मल। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है HIV से तो आपको उससे भागना नहीं है, दूर नहीं भागना है कि अरे ये तो HIV है, ये है, वो है, इसको निकाल दो कॉलोनी से। आपको उससे नॉर्मल बिहेव करना है जैसे कि आप बाकी लोगों से करते हो। वो बिल्कुल अलग नहीं है। आपको वो बिना टच की मतलब बिना ऐसे सेक्सुअल कांटेक्ट में आए या उसका ब्लड लेके ऐसे उसके बिना आप उससे डिजीज़ नहीं हो सकती है कि आप उसके साथ खेल रहे हो, घूम रहे हो तो आपको डिजीज़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। HIV फर्स्ट रिपोर्टेड इन द अफ्रीका। सबसे पहले HIV जो है वो कहाँ पर रिपोर्ट किया गया था पता है? अफ्रीका में। और वो भी कहाँ किस में पाया गया था? मंकीज़ में पाया गया था, इंसानों में नहीं, मंकीज़ में। कंट्रोल प्रोग्राम एंड 80 to 85% HIV इन्फेक्शन इन इंडिया अकर थ्रू द अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और इंडिया में कब क्यों फैला पता है? अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैला है ना। वो आप कैसे जानोगे कि सेफ कॉन्शियस वो सेफ कैसे करते हैं, मतलब वो आपको सारा जब थोड़ा मैच्योर हो जाओगे तो आगे क्लास में आपको मालूम पड़ेगा। अभी जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन है आपको, तो ज़्यादा टेंशन लो मत आप लोग। और अब इसके बाद हमको लास्ट पढ़ना है इन्फेक्शन थ्रू एनिमल की। इन्फेक्शन जो एनिमल के थ्रू होता है वो कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम आपके 3rd लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी मुझे लगता है कि 10-12 मिनट का लेक्चर हो गया। और आपको ना मतलब छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे ना तो कभी भी 5 मिनट 10 मिनट मिलता है तो फटाक से एक लेक्चर देख लिया, आपका एक रिवीजन हो गया। तो इसलिए ज़्यादा लंबे लंबे लेक्चर करके मैं आपको बोरिंग नहीं करना चाहता। तो और कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब करवा दो यार। इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, मतलब तुम्हारा क्या, दोनों का फ़ायदा है। तो और जैसा कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, इस लेक्चर में भी बोल रहा हूँ है ना, एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है, सिर्फ 10 सेकंड लगेगा, सुन लो कि मैंने जो क्वेश्चन आंसर के हैं वो मतलब क्विक रिवीजन एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ। उसमें क्या करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा नहीं है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूँगा और उसके आंसर वहाँ पे आपको सिंपल आंसर, वो भी नहीं ऐसे नहीं टफ आंसर नहीं, सिंपल आंसर उसके लिखूँगा। जैसे कि एक 4 लाइन के अगर बिग क्वेश्चन है मतलब तो उसके 2-3 लाइन में आपको कंप्लीट आंसर आप कैसे लिख सकते हो वो पूरा मैं आपको 10-10 या 12-12 मिनट के उसकी सीरीज़ बनाऊंगा हर चैप्टर के। कि कभी इनकेस आपने पूरा अगर मंथ पढ़ाई नहीं की, आपको एक दिन पहले मालूम पड़ता है कल आपका 2-3 चैप्टर का टेस्ट है, तो आपने बस 10-10 मिनट के 3 वो डायरेक्ट सीरीज़ देख लिए, रिवीजन, क्विक रिवीजन टेस्ट सीरीज़, तो आपको फटाफट 50 to 60% मार्क्स मिल जाए। ऐसा ना हो कि आप जाके वहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक हो रहे हो, ये चैप्टर में क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर कैसे दूँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक दिन भी या 1 घंटा भी पहले मालूम पड़ गया ना कि 2-3 चैप्टर आने वाले हैं, तो 10-10 मिनट के 3 लेक्चर आप देख लोगे तो फटाफट आपके वो चैप्टर्स कवर हो जाएंगे और जाके आप अच्छे से पेपर लिख के आ जाओगे। तो अगर आपको वो टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो वो टेस्ट सीरीज़ जब तक मेरे 5000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं नहीं बनाऊंगा। तो वो अब आपकी ज़िम्मेदारी हो गई कि कैसे 5000 सब्सक्राइबर पूरे किया जाए।